नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। बात कांग्रेस की होगी। शक्ति सिंह गोहिल बने प्रभारी, क्या हुड्डा एक बार फिर से सब पर पड़े भारी? इस सवाल को लेकर चर्चा की हम शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले ये आपको बता दें कि हरियाणा में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा प्रवेश करने वाली है। लेकिन इससे पहले हरियाणा कांग्रेस में नई नियुक्तियां की गई हैं। पार्टी हाईकमान ने हरियाणा कांग्रेस के नए प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल को नियुक्त कर दिया है, जबकि कुमारी शैलजा को छत्तीसगढ़ का प्रभारी बनाया गया है। तो कितनी मजबूती इससे कांग्रेस संगठन को मिलेगी और क्या कुछ इन नियुक्तियों के मायने हैं, इसे लेकर चर्चा करेंगे। पहले रिपोर्ट आप देखें। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से ठीक पहले हरियाणा में कांग्रेस की नई नियुक्तियां हो गई हैं। पार्टी हाईकमान ने गुजरात कांग्रेस के कद्दावर नेता शक्ति सिंह गोहिल को हरियाणा कांग्रेस का प्रभारी बनाया है, जबकि कुमारी शैलजा को छत्तीसगढ़ का प्रभारी बनाया गया है। माना जा रहा है कि पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा निवर्तमान प्रभारी विवेक बंसल की कार्यशैली से संतुष्ट नहीं थे, जिसके चलते विवेक बंसल को पद से हटाकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा की नाराजगी को दूर करने का प्रयास किया गया है। वहीं पार्टी में कुमारी शैलजा का कितना बड़ा कद है, ये उन्हें नई जिम्मेदारी मिलने के बाद साबित हो गया है। हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भान ने भी शक्ति सिंह का स्वागत किया है। प्रदेश प्रभारी तो ये बहुत दिन से खाली पड़ी थी। अभी शक्ति सिंह गोहिल को लगाया है, उनका हम वेलकम करते हैं कि बहुत अच्छे अपना सुलझा हुआ आदमी है, मिलेंगे और पार्टी को आगे लेकर के जाएंगे। हरियाणा कांग्रेस में हुई नई नियुक्तियों के बाद कांग्रेस नेताओं की प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई हैं। कांग्रेस विधायक गीता भुक्कल ने भी शक्ति सिंह गोहिल को हरियाणा के नए प्रभारी बनने पर बधाई दी है। देखिए, ये तो बिल्कुल एक रेगुलर फीचर है और अच्छी बात है कि हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के लिए शक्ति सिंह गोहिल जी जो है बहुत ही वरिष्ठ और एक्सपीरियंस्ड नेता हैं, उनको हरियाणा प्रदेश का प्रभारी लगाया गया है। और ऐसे समय में जबकि हरियाणा में भारत जोड़ो यात्रा जो आदरणीय राहुल गांधी जी की है वो प्रवेश करने वाली है, तो हम समझते हैं कि उनके नेतृत्व में पहले भी अच्छे ढंग से, अभी कांग्रेस में आज अच्छे ढंग से हम लोग कार्य कर रहे हैं और ज्यादा मजबूती मिलने का काम होगा। आपको बता दें कि विवेक बंसल 2 साल 2 महीने के अपने कार्यकाल में कांग्रेसी नेताओं को एकजुट नहीं कर पाए और न ही हरियाणा कांग्रेस का संगठन खड़ा करने में सफल हुए। कुमारी शैलजा के इस्तीफा दे देने के बाद हुड्डा गुट के उदय भान को प्रदेश अध्यक्ष बनाने में उनकी भूमिका रही, लेकिन राज्यसभा चुनाव में हार के बाद विवेक बंसल की हरियाणा में सक्रियता कम हो गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो राहुल गांधी राजस्थान में हैं, भारत जोड़ो यात्रा लगातार जारी है। यात्रा हरियाणा में भी 21 तारीख को प्रवेश करेगी। लेकिन उससे पहले कांग्रेस संगठन में कांग्रेस के नए अध्यक्ष ने जो बदलाव किए हैं, उनके क्या कुछ मायने निकलते हैं? क्योंकि छत्तीसगढ़ की आप बात करते हैं, वहां कुमारी शैलजा को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, कांग्रेस की छत्तीसगढ़ मामलों की प्रभारी बनाई गई है। तो वहां 2023 में इलेक्शन होने हैं, ये भी एक बड़ी चुनौती उनके लिए रहने वाली है, या कह सकते हैं परीक्षा होगी। साथ ही हरियाणा कांग्रेस में आप जानते हैं सब कुछ ठीक नहीं था। अजय माकन को राज्यसभा भेजा जाना था, नंबर्स भी साथ थे, विधायकों की संख्या थी, लेकिन उसके बावजूद भी अजय माकन राज्यसभा नहीं जा पाए। जिसके बाद जिस तरह की बयानबाजी लगातार जारी रही विवेक बंसल की ओर से भी और हुड्डा गुट के विधायकों की ओर से भी, अब ये बड़ा परिवर्तन कर दिया गया है। चर्चा हम करेंगे इस परिवर्तन के क्या कुछ मायने हैं और कितना असर कांग्रेस के संगठन पर पड़ेगा। क्या कांग्रेस की गुटबाजी अब खत्म हो पाएगी? कांग्रेस संगठन की दिशा में क्या अब बड़े कदम उठाए जाएंगे? एक खास पैनल हमारे साथ है। हरियाणा बीजेपी से प्रवक्ता सत्यव्रत शास्त्री जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जोगिंद्र मोर जी हैं। इनेलो प्रवक्ता रजवंत दहीवाल जी हमारे साथ हैं। राजकुमार सिंह वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ चर्चा में जुड़ गए हैं। स्वागत है सभी का चर्चा में। सबसे पहले शुरुआत चूंकि कांग्रेस का मुद्दा है, कांग्रेस से ही होगी। जोगिंद्र मोर जी, कैसे इस बदलाव को आप देखते हैं और अब तक के जितने भी प्रभारी आए, पार्टी को एक साथ लेकर चलने में या पार्टी के सभी नेताओं को एक साथ ला पाने में, एकजुट कर पाने में कामयाब तो नहीं हुए? शक्ति सिंह से कितनी उम्मीद है? देखिए, ऐसा है, जो पहली बात तो ये जो है प्रभारी का खाली था, बिल्कुल जो है वो एक
बहुत ही आप देखिए कि वहाँ गुजरात में मंत्री रहे हैं, संगठन में विभिन्न पदों पर रहे हैं, वरिष्ठ नेता है और प्रजावत नेता है, उन्हें बहुत अनुभव है, बहुत ही अनुभवी मतलब अनुभवी नेता है। तो किसी वरिष्ठ नेता के अनुभव का प्रदेश को फायदा मिलना तय है। ये तो जब कोई और देखिए प्रभारी जो है वो केंद्रीय हाईकमान द्वारा जो है लगाए जाते हैं, वो एक समन्वय का काम करते हैं, पार्टी के बीच में समन्वय का काम करते हैं, केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व के बीच में समन्वय का काम करते हैं। और इनके आने से अवश्य ही मतलब जो है वो कांग्रेस को जो मजबूती है वो मिलेगी। और अब मल्लिकार्जुन खड़गे जी है हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, पूरी टीम में देखो जब इस प्रकार से होती है, कुमारी शैलजा जी को बड़ी जिम्मेदारी मिली है, भूपेंद्र हुड्डा जी को हिमाचल प्रदेश में लगाया गया है, तो ये सारी मतलब पार्टी के अंदर इस प्रकार की जिम्मेदारियां बदलती रहती है। राजस्थान का प्रभारी लगाया गया है, मतलब छत्तीसगढ़ का प्रभारी शैलजा जी को लगाया गया है। तो ये चुनाव के समय में इस प्रकार से जो चीजें है ये है वो इस प्रकार से की जाती है संगठन में कि फेरबदल जब जिसको लगता है कि केंद्रीय नेतृत्व को ये व्यक्ति वहां में उपयुक्त व्यक्ति लगेगा तो उनको प्रभारी के तौर पर भेजा जाता है, तो प्रभारी बनाकर भेजा जाए। और जो उनका पहले का अनुभव रहा है, जितना उनका जो है पता चला है, जितना मीडिया से आप लोगों से जितना आप लोगों को पता है कि गुजरात के प्रधान नेता रहे, मंत्री रहे और विभिन्न वरिष्ठ पदों पर रहे, तो इसमें कोई शक्ति गुंजाइश नहीं कि अनुभवी नेता को प्रभारी लगाया जाए, उसका कांग्रेस को फायदा नहीं। चलिए, बहुत सारे अनुभवी हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी रहे हैं और उनका अनुभव यहाँ आकर लगभग आप कह सकते हैं कि आपको भले ही बुरा लगे लेकिन नाकाम रहा के अनुभव, चूंकि पार्टी नहीं आप कैसा के फिर आप बता दीजिए कितने बड़े नेता, कमलनाथ की बात करें, गुलाम नबी आजाद की बात करें, अभी विवेक बंसल की बात करें, यहाँ तो किसी का कमाल नहीं चल पाया, कभी किसी के किसी गुट से नहीं बनी। जाहिर है प्रभारी का काम है कि पार्टी हाईकमान और राज्य इकाई के बीच एक कोऑर्डिनेशन रखा जाए, लेकिन जब पार्टी के प्रभारी और पार्टी के वरिष्ठ नेता की बयानबाजी करें या विधायक प्रभारी के खिलाफ ही बयानबाजी करते हैं तो कितने मायने और कितना महत्व रह जाता है इस पद का। सवाल ये भी, शास्त्री जी, शक्ति सिंह से क्या लगता है कि मुख्य विपक्षी पार्टी को कोई शक्ति मिल पाएगी? देखिए ज्योति जी, जोगिंदर जी क्या बोल पाए, शायद आवाज साफ नहीं थी, मुझे लगता है कि एक बार टेक्निकल टीम को कहेंगे तो, और मेरी भी आवाज यदि ठीक नहीं आ रही होगी तो, लेकिन मैं इस विषय पर आता हूं कि कांग्रेस के संगठनात्मक बदलाव में ये पार्टियों का आंतरिक मामला होता है ज्योति जी। किसी कार्यकर्ता को कहाँ लगाना, कैसे लगाना, कब लगाना, बिल्कुल ये एक राजनीतिक हलचल होती है, राजनीतिक प्रयोग होते हैं। लेकिन मुझे जो लगता है, जो अनुभव हुआ है पिछले कांग्रेस का कि हम नहीं सुधरेंगे, ऐसा एक कहावत है वो कांग्रेस पर लागू होती है। यहाँ सबसे भारी जो है वो प्रभारी पर भारी हुड्डा साहब रहते हैं, बिल्कुल किसी भी प्रभारी को भारी नहीं होने दिया, वो स्वयं भारी रहे। और उस कारण से शक्ति सिंह जी तो चलो गुजरात से आए हैं, पड़ोसी राज्यों के संबंध और व्यवहार ज्यादा जानते हैं। विवेक बंसल जी जैसे व्यक्ति जब यहाँ से फैल होकर जाते हैं तो शक्ति सिंह जी कितनी शक्ति दिखा पाएंगे, मुझे इसमें कुछ शक लगता है। लेकिन फिर भी यदि कांग्रेस के कुछ बदलाव आ जाए उनके आंतरिक व्यवहार में, चाल चलन में, व्यवहार में, तो कुछ हो सकता है, भला हो जाए। लेकिन मुझे नहीं लगता, जो जो किया इलाज मर्ज बढ़ता ही चला गया। कितने लोगों को नकारा सिद्ध करके हरियाणा की कांग्रेस पार्टी जो है वो देश के अलग अलग हिस्सों में भेज रही है, तो या तो वो सीख के जा रहे हैं या नकारा होके जा रहे हैं। क्योंकि हरियाणा जैसा छोटा एक स्टेट और कितने बड़े बड़े नेताओं को यहाँ काम करने का अवसर पार्टी ने दिया कि किसी प्रकार से संगठनात्मक चीजें ठीक हों। और अभी भी उदय भान जी के बनने के बाद भी सभी पार्टी के प्रवक्ता इस बात पर जोर दे रहे थे कि 20 दिन में, 25 दिन में, 20 दिन में हम संगठन खड़ा कर देंगे। ज्योति जी कितने महीने हो गए, जोगिंदर जी बता सकते हैं, उनके प्रदेश अध्यक्ष को बने और अभी तक संगठनात्मक किसी प्रकार की नियुक्ति न होना। ये प्रभारी पर भारी कांग्रेस के जो नेता हैं वो रहेंगे। इसलिए मेरा बहुत ज्यादा कहने का इसमें कोई रह नहीं, क्योंकि कांग्रेस की अपनी रीति नीति व्यवहार उनका अपना है, वो किस व्यक्ति को कहाँ लगाएंगे। लेकिन एक राजनीतिक पार्टी होने के नाते और मुख्य विपक्षी दल होने के नाते मैं ये कह सकता हूं कि कांग्रेस का इससे आगे भी कोई भला होने वाला नहीं है, बल्कि कुछ न कुछ नुकसान होगा।
जो जो आप इलाज करेंगे रोग बढ़ेगा। इसमें कहीं कोई गुंजाइश की बात मुझे लगती नहीं है। और कांग्रेस में अब कुछ रहा भी नहीं है। सोचिए, यदि हम 14 की कांग्रेस से और अब तक की कांग्रेस के 24 की कांग्रेस की बात करेंगे तो कांग्रेस का कहीं कुछ दिखाई नहीं देता। नहीं, हरियाणा में तो 2014 के मुकाबले हरियाणा में 2014 के मुकाबले अब बेहतर स्थिति में है। मुख्य विपक्षी पार्टी तो है 2019 के बाद। देखिए कांग्रेस की आप ताकत को देखिए। सीटें आना एक कई बार हो सकता है, लेकिन ताकतवर कहाँ है? समीकरणों से, कोई तात्कालिक निर्णयों से आपके वोट और सीट बढ़ सकती हैं, लेकिन एक ओरा जो चाहिए, एक जो भाव चाहिए, लोगों के बीच जाने का एक विश्वास चाहिए, वो नेताओं के आधार पर होता है। अब कांग्रेस में कितने नेता हैं? बहुत सारे। ले दे के हुड्डा साहब और जूनियर हुड्डा साहब। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो नाम आता नहीं है, दिखाई नहीं देता। आप ऐसे और यदि कहीं होता भी है, आप ऐसे देख सकते हैं कि कांग्रेस में केवल हुड्डा साहब के या दीपेंद्र हुड्डा के, लेकिन देखा जाए तो कांग्रेस में लगभग हरियाणा के हर एक क्षेत्र में बड़े बड़े कई कद्दावर नेता के, हर क्षेत्र में एक कद्दावर नेता के। और दिक्कत भी है इसी बात से, क्योंकि कोई भी नेता दूसरे नेता को अपना नेता स्वीकार करने को तैयार नहीं है। ये भी एक फैक्ट है अपने आप में। इनेलो कैसे देख रही रजवंत जी इस बदलाव को? मुख्य विपक्षी पार्टी को लेकर अभय चौटाला बहुत बार हमलावर होते हैं कि नेता विपक्ष। जी बोले। देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि आज मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस है और कांग्रेस में काफी लंबे समय से ये इस पद की कमी खल रही थी। इससे पहले भी काफी जो अनुभवी लोग हैं उनको प्रभारी का जिम्मा दिया गया। इससे पहले कांग्रेस के संगठन की अगर बात करें तो कांग्रेस का संगठन है उसमें प्रदेश अध्यक्ष भी बार बार बदले गए, बनाए गए और हर बार ये कहा जाएगा कि इस बार हम संगठन का भी गठन करेंगे, इस बार हमारी पार्टी में जान भी आएगी, मजबूती भी आएगी। चाहे तंवर साहब की बात करें, शैलजा जी की बात करें, चाहे अबू देवान जी की बात करें, लेकिन कहीं कुछ नजर नहीं आया। कांग्रेस वहीं की वहीं पर है। शायद मैं ये मान सकता हूं कि जो पहले थी उससे खिसक के और पीछे चली गई। कांग्रेस को जो जिम्मेदारी मिली थी, अपनी जिम्मेदारी का वो निर्वहन करने की बजाय वो अपने संगठन में अपनी पार्टी के जो लोग जो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ रहते थे, कहीं ना कहीं जो अपना कद कहीं बनाकर निकल रहे थे, उनको चौधरी भूपेंद्र सिंह ने उनको ठिकाने लगाने का काम किया। और जो लोग चौधरी भूपेंद्र सिंह के खिलाफ थे वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ अपनी जो भी साजिशें थे वो अपने करते रहे। और इसका नतीजा हरियाणा की जनता को भुगतना पड़ा। क्यों? क्योंकि आज सरकार जो है भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन सरकार है, वो काम करती नहीं है और जो भी जनता की समस्याएं हैं उन समस्याओं को भूले बैठे हैं, उनको उठाने वाला कोई नहीं है। हाँ, ये मैं मानता हूं कि चौधरी अभय सिंह चौटाला जब भी समय आता है उन मुद्दों को उठाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनको ये कहकर नकार दिया जाता है कि आप अकेले हैं। और आज भी यही बात सामने आ रही है कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो विपक्षी दल में है, आज वो जनता के मुद्दों को उठाने की बजाय वो जो लोग कहीं ना कहीं उनको सर कास्ते नजर आते हैं, जिनके चौधरी किरण चौधरी की बात करें या कुमारी शैलजा की बात करें या सुरजेवाला जी की बात करें, कहीं ना कहीं ये प्लानिंग करते हैं कि इनको हरियाणा से बाहर कैसे भेजा जाए। अगर बात करें राज्यसभा चुनाव की तो रणदीप सुरजेवाला जो हरियाणा में राज्यसभा का चुनाव, जो हरियाणा की बागडोर संभालने की बात करते थे, वो अपना पीछा छुड़ा के राजस्थान चले गए। हरियाणा से वो भी हरियाणा से मुक्त होकर गए। आज कुमारी शैलजा जी को उनको पता था कि हरियाणा में किस हिसाब का कैसा माहौल चल रहा है। शैलजा जी को इसके बहाने छत्तीसगढ़ का प्रभारी लगाया गया है। कहीं ना कहीं इनका जो संगठन है, शीर्ष नेतृत्व जो आज राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं इसको जोड़ने की काम किया है कि किसी तरह पार्टी को एकजुट किया जा सके और जो लोग इधर उधर की या संगठन की बातें ना करके पार्टी को तोड़ने का काम करते हैं, उनको एडजस्ट करने का भी काम किया है। लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा है तब तक हरियाणा में किसी और को पनप दे देंगे। आज कांग्रेस का मतलब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा है और हुड्डा का मतलब कांग्रेस है। आज का माहौल तो यही है। बाकी इसके अलावा जो लोग हैं या तो वो बोलेंगे तो उनको पार्टी से बाहर का रास्ता देखना पड़ेगा, वरना चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की वहां पर जय बोलनी पड़ेगी। आज का माहौल तो यही है। यहाँ पर प्रभारी आए या कोई और आए, उनसे चौधरी भूपेंद्र सिंह को हुड्डा का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को अपनी मनमर्जी करनी है, अपने हिसाब से पार्टी को चलाना है। क्या इनेलो ये मान रही है कि चलाएंगे? विवेक बंसल जी ने इनेलो ये मानती है, इनेलो पार्टी ये मानती है कि भूपेंद्र हुड्डा हरियाणा कांग्रेस के सबसे बड़े नेता के, किसी के आने से किसी के जाने से ना तो उनको फर्क पड़ेगा ना कांग्रेस पार्टी को फर्क पड़ेगा। मैं इस चीज का बताता हूँ, इस चीज का
वो हरियाणा कांग्रेस के बड़े नेता नहीं है। आजकल जो एक सेटिंग होती है, मैं चौधरी अभय सिंह चौटाला ने लगातार ये बात कही है कि आज चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा वही करते हैं जो कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी कहती है। वो कांग्रेस को अगर मजबूत करने का काम करते तो निश्चित तौर पर हम भी ये समझते हैं कि आज वो पार्टी को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। जब भी कोई मुद्दे आते हैं, वो मुद्दे उठाने की बजाय वो कहीं ना कहीं कांग्रेस को, भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करने का काम करते हैं। ऐसे लगातार ऐसे बहुत से मुद्दे आए हैं, चाहे बेरोजगारी, भ्रष्टाचारी या जो भी मुद्दे आए हैं, भर्ती घोटाले आए हैं, शराब घोटाले आए, कभी उन घोटालों पर लपेटने का, सरकार को घेरने का काम नहीं किया, बल्कि उन्होंने हमेशा इस चीज को छोड़कर कभी उन्होंने कुमारी शैलजा को टारगेट किया है, कभी कुलदीप बिश्नोई को टारगेट किया है, कभी किरण चौधरी को टारगेट किया है। उन्होंने सरकार को कभी भी टारगेट करने का काम नहीं किया। असल में उनको जो जिम्मेदारी मिली थी, वो जिम्मेदारी मिली थी सरकार को घेरने की, मुख्य विपक्षी दल जनता के मुद्दे उठाने की। लेकिन उन्होंने जनता के मुद्दे उठाने के बजाय उन्होंने अपनी ही पार्टी को घेरने का काम किया है। अब उसको चाहे आप ये कहें आज उस पार्टी में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा मजबूत है, या ये कह सकते हैं कि और जो दल है वो और जो लोग हैं वो एकजुट होकर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का मुकाबला नहीं कर पा रहे, या ये कह सकते हैं कि जो शीर्ष नेतृत्व है वो हरियाणा की ओर ध्यान नहीं दे रहा। हम इसको किसी भी एंगल से देख सकते हैं, लेकिन आज ये जरूर कह सकते हैं कि हरियाणा की जनता के साथ जो बड़ा धोखा, जो विपक्ष की आवाज को न उठाने का काम वो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किया है, आज जनता उसको उस चीज का सबक जरूर सिखाएगी। राजकुमार जी, देश में कुछ एक राज्य ऐसे हैं जहां कांग्रेस मजबूत है, उनमें हरियाणा भी है। मुख्य विपक्षी पार्टी ही सही, लेकिन कांग्रेस अस्तित्व में है पूरी तरह से। अब जो बदलाव किया गया कि जिसमें वरिष्ठ नेता कुमारी शैलजा को छत्तीसगढ़ की कांग्रेस मामलों की प्रभारी बनाया गया, गुजरात के वरिष्ठ नेता शक्ति सिंह गोहिल जिनके पास दिल्ली का भी अतिरिक्त प्रभार रहेगा, जिम्मेदारी रहेगी, उन्हें यहाँ नियुक्ति दी गई है। कैसे आप देख रहे हैं इस बदलाव को, इन नियुक्तियों को? देखिए, शक्ति सिंह गोहिल की बात करें, वो गुजरात के जुझारू नेता हैं और आला कमान के विश्वस्त हैं जी। वो शब्दों में उनकी पहचान फिलहाल हम लोग व्याख्यायित कर सकते हैं। तो ये मानना कि किसी को खुश करने के लिए उनको बनाया गया होगा या किसी को दरकिनार करने के लिए बनाया गया होगा, मुझे लगता है उस तरह का कोई निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगी। वो सिर्फ और सिर्फ आला कमान के प्रति आस्थावान है और इसमें दो राजनीतिक जुझारू नेता हैं। गुजरात में कांग्रेस की दशा पिछले 20 साल से देख रहे हैं, उसके बावजूद वो लगातार संघर्ष करते रहे, बोलते रहे, हो रहे। इसके बाद इस तरह शैलजा को प्रभार दिया जाता है छत्तीसगढ़ का, और रणदीप सिंह सुरजेवाला राहुल गांधी की टीम में है, भारत जोड़ो यात्रा में सक्रिय है। जी। तो जाहिर सी बात है कि हरियाणा के दो बड़े नेताओं को हरियाणा से बाहर जिम्मेदारी दी गई। बिल्कुल। इसका एक निष्कर्ष ये भी निकाल सकते हैं कि कांग्रेस आलाकमान राज्यसभा चुनाव हारने के बाद और आदमपुर उपचुनाव हारने के बाद भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को हरियाणा में फ्री हैंड देने के मूड में है। बिल्कुल, कम से कम अभी तो है। उस स्थिति में शैलजा, रणदीप सिंह सुरजेवाला जैसे बड़े नेताओं के लिए जाहिर सी बात है हरियाणा के बाहर भूमिका देखी जाएगी, क्योंकि हरियाणा में भूमिका उस पर। देखिए, मैं एक और बात ऐड करना चाहूंगी आपकी बात में। देखिए, जो भी हुआ राज्यसभा में, उसमें भूपेंद्र हुड्डा ने तो कम से कम कोई कोरकसर नहीं छोड़ी थी इस बात में कि अजय माकन राज्यसभा पहुंचे। उसके बाद जो हुआ, विवेक बंसल की ओर से क्रॉस वोटिंग को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं की गई। विवेक बंसल ही कहीं ना कहीं निशाने पर आए पार्टी विधायकों के भी, और शायद ये भी कारण है कि उनकी छुट्टी हुई, क्योंकि इससे पहले ही जानकारी आ चुकी थी कि उनका इस्तीफा लिया जा चुका है। आप आदमपुर की बात करते हैं तो वहां भी कम से कम कांग्रेस ने अच्छा इलेक्शन लड़ा, अच्छी टक्कर दी। शायद कांग्रेस हाईकमान इसे पॉजिटिवली भी दिख रहा हो भूपेंद्र हुड्डा के लिए, कि दोनों ही जगह पर कम से कम भूपेंद्र हुड्डा ने तो कोई कोरकसर नहीं छोड़ी है। देखिए, एक तो बात यह जो थी कि कोर कसर को नापने का कोई पैमाना होता नहीं है, राजनीति में हार जीत होती है। इसके बावजूद आप जो कह रही हैं वो एक तर्क हो सकता है, क्योंकि अगर दो पराजय, अब तुम्हारा सभा में पूरा नंबर था विधानसभा में विधानसभा चुनाव के लिए, फिर भी आप हार गए, समझाने में सहित कामयाब रहे कि जिन प्रभारी को सबको साथ लेके चलना चाहिए था, प्रभारी खुद गुटबाजी का शिकार हो गए, बिल्कुल खुद गुटबाजी में लिप्त हो गए, उसके चलते परिणाम आया। और आदमपुर उपचुनाव में ये बात सही है कि हार जीत का अंतर कम हुआ, तो हुड्डा उसको उस तरह से पेश करने में कामयाब रहे कि तमाम विरोधी नेता प्रचार के लिए नहीं आए, हमने अकेले मोर्चा संभाला और उसके बावजूद हम अच्छी बात प्राप्त करने में सफल रहे। तो शायद ये कारण भी रहे कि कांग्रेस आलाकमान को लगता है कि आज भी हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा से बेहतर उसके पास नहीं है, और अब जबकि चुनाव कुल 2 साल बचे हैं, कोई नया प्रयोग करना या उस तरह का जोखिम लेना मुझे लगता है समझदारी भी नहीं होगी। उस स्थिति में शैलजा और रणदीप सुरजेवाला, मैं फिर वापस वही लौटता हूँ, हरियाणा के दोनों बड़े नेता हैं
और हरियाणा में कोई भूमिका है नहीं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा नेता प्रतिपक्ष है और उनकी पसंद के व्यक्ति उदयभान प्रदेश अध्यक्ष। बिल्कुल। तीसरा कोई बड़ा पद संगठन में होता नहीं है। तो ऐसे में उनको हरियाणा से बाहर जिम्मेदारी दी गई और महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई। ये बात इसलिए रेखांकित कर रहा हूँ कि हुड्डा को फ्री हैंड एक बड़ी घटना है, बड़ा संदेश है हरियाणा के लिए। लेकिन शैलजा को पहले स्टीयरिंग कमेटी का वर्किंग कमेटी की तरह काम करेगी। रणदीप सिंह सुरजेवाला भी उसके मेंबर है। वो एक संदेश है कि हुड्डा को फ्री हैंड है, लेकिन इन दोनों को दरकिनार नहीं करेगा आलाकमान। बिल्कुल, दोनों बड़े नेता हैं। और कुमारी शैलजा चूंकि देखिए केंद्र में मंत्री रही हैं, इनके पिता खुद एक बड़े लीडर रहे हैं, गांधी परिवार की करीबी है। बिल्कुल, 10 साल केंद्र में मंत्री रही है और रणदीप सुरजेवाला के पास बड़ी भूमिका है। वो आज राहुल गांधी की टीम के सक्रिय मेंबर है। बिल्कुल, जो भारत जोड़ो यात्रा में लगातार निरंतर उनके साथ है। और शैलजा स्टीयरिंग कमेटी की मेंबर होने के साथ साथ छत्तीसगढ़ की प्रभारी बनाई गई है, जहां अगले साल चुनाव होगा। चुनावी राज्य का प्रभार सौंपा जाना कोई छोटी घटना नहीं होती है। बिल्कुल, वो आला कमान के भरोसे का व्यक्ति होगा, उसी को दिया जाएगा। लेकिन शक्ति सिंह गोहिल जो गुजरात में लगातार कांग्रेस की तरफ से जुझारू नेता का रोल अदा करते रहे, भाजपा सरकार के लगातार सत्ता रहने के बावजूद हरियाणा में कितनी शक्ति दिखा पाएंगे, ये इस बात पर निर्भर करेगा। बिल्कुल, तमाम गुटों के बीच वो समन्वय बिठा पाते हैं या नहीं बिठा पाते। जहां तक कांग्रेस के दशा और दिशा में सुधार का सवाल है, दिल्ली में वो कोई करिश्मा नहीं दिखा पाए। कांग्रेस की दुर्दशा दिल्ली में लगातार जारी है। हरियाणा में क्या कर पाएंगे, मुझे लगता है कि उन्हें थोड़ा वक्त देना चाहिए। उसके बाद उनकी भूमिका का या उनके प्रभाव का आकलन करना बेहतर होगा। हरियाणा में तो राहें किसी की भी आसान नहीं होंगी, लेकिन मोर साहब निश्चित रूप से आपने बिल्कुल सही कहा। बिल्कुल, अगर कमलनाथ नहीं कर पाए, गुलाम नबी आजाद नहीं कर पाए, जिनका कद कांग्रेस की राजनीति में अहमद नहीं कर पाए, बिल्कुल कमलनाथ कमाल नहीं दिखा पाए, गुलाम नबी आजाद तो वो नेता थे जिनकी भूपेंद्र हुड्डा के साथ भी अच्छी ट्यूनिंग थी, उसके बाद भी कोई बहुत बड़ा कमाल नहीं दिखा पाए। मोर साहब, नए अध्यक्ष मिले हैं पार्टी को गैर गांधी परिवार से। वहां हालांकि माना जाता है कि भूपेंद्र हुड्डा की उनसे भी अच्छी ट्यूनिंग है। यहाँ चूंकि शक्ति सिंह गोहिल आ गए थे, विवेक बंसल के साथ कदम ताल नहीं मिला पाए थे भूपेंद्र हुड्डा, क्या इनसे मिला पाएंगे? क्योंकि पार्टी संगठन के लिए तो कम से कम यही अच्छा होगा। ऐसा नहीं है, बिल्कुल विवेक बंसल के साथ में कदम ताल बनाया रखा था, ऐसा कोई नहीं है। वो एक अलग, देखो क्या है कि पार्टी के अंदर जब बड़ी पार्टी है और वरिष्ठ नेता है, सबका अपने एक वैचारिक मनभेद हो सकता है, एक मतभेद हो सकते हैं वैचारिक तौर पर, तो किस पार्टी में जो होते हैं ये दोस्तों। रही बात इधर तो गिफ्टेड पार्टी है, वो तो परिवार की पार्टी है, वो तो इस प्रकार की संस्कृति नहीं है। तो पार्टी कोई भी पार्टी हो जोगेंद्र मोदी, वो किसी विचार सिद्धांत विचारधारा से ही चलती है। जब विचार की नहीं मिलेंगे तो फिर ये मनभेद क्या होता है? नेताओं के तो वैचारिक मतभेद ही होंगे ना, वो मीडिया के सामने आएंगे, फिर वो सामने आएंगे तो हम डिबेट करेंगे, सवाल पूछेंगे। और वो अगर जो अनुशासनहीनता करेगा, देखो जो अनुशासनहीनता करेगा उसको पार्टी अनुशासनहीनता का वो देखेगी, पार्टी को तय करना होता है उस चीज में। और रही पार्टी के अंदर वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं भी हो सकती है, मेरी भी हो सकती है, और यहाँ पर जो प्रवक्ता बैठे उनकी भी हो सकती है। राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं किसकी नहीं। राजनीति में आता ही व्यक्ति इसलिए है कि वो अपने राजनीतिक क्षेत्र में ऊंचाइयां छुए वो करे, लेकिन उसके कदम के आधार पर, उसके कार्य के ऊपर। और आज आप जो भूपेंद्र हुड्डा जी के बारे में आप देखिए, जितनी भी डिबेटों में आप देखेंगे भूपेंद्र हुड्डा जी का ही जिक्र आएगा। भूपेंद्र हुड्डा जी कांग्रेस के ही नहीं, आप देखेंगे कि जितना जन समर्थन अकेले भूपेंद्र हुड्डा का है, इतना हरियाणा में किसी भी नेता के पास नहीं है। जो जननेता के रूप में अगर कोई स्थापित व्यक्ति आज हरियाणा में कोई जननेता बन गए तो भूपेंद्र हुड्डा बन गए। अगर प्रदेश भर में किसी व्यक्ति की स्वीकार्यता है तो भूपेंद्र हुड्डा अकेले ऐसे व्यक्ति हैं, नहीं तो किसी भी पार्टी में इतने बड़े कदम नहीं। देखिए, जब जोगेंद्र मोर जी, जब बड़े नेताओं के साथ दूसरे नेता चलने को तैयार ना हो तो पार्टी को तो नुकसान होगा। दो बार के मुख्यमंत्री, सुनिए, 2 बार के मुख्यमंत्री, 5 बार के विधायक, 4 बार के सांसद, पार्टी संगठन में अलग अलग जिम्मेदारी निभा चुके हैं। लेकिन जब अलग अलग पार्टी के अलग अलग बड़े नेताओं के साथ नहीं बनती, या उनका नाम लेकर उनके खिलाफ बयानबाजी कर पार्टी नेता कांग्रेस से किनारा ही कर जाते हैं, तो फिर क्या स्वीकार्यता के उनकी? बिल्कुल ऐसा नहीं है। देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी के अंदर आप देखेंगे तो जो एमएलए भी नहीं है रोहतक के, उनकी एमपी की नहीं बनती, एमपी की नहीं चलती, एमपी को स्टेट से जगह नहीं मिलती, एमपी गाड़ी तक की चीजें आप तक स्थितियां आई है। भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी भी तो अभी बदले गए कुछ साल, कुछ महीने पहले।
भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रभारी भी बदले। इसका मतलब जो पहले वाला प्रभारी था वो प्रति बिल्कुल नकारा था। ये कह दिया सरकार है आपकी। चलिए चर्चा में आगे बढ़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी जिन राज्यों के सीएम भी बदलती है ना मोर्चा साहब, उसको लेकर भी चर्चाएं नहीं होती। आपके प्रदेश अध्यक्ष बदले जाते हैं, उसमें भी बयानबाजी हो जाती है। ये आप बखूबी जानते हैं इस बात को। देखिए अगर नहीं, मैं अभी चर्चा को आगे ले जाती हूँ। शास्त्री जी, जो बात राजकुमार जी ने कही, क्या उस बात से आप भी इत्तेफाक रखते हैं कि देखिए इनको भी एडजस्ट किया जाना था। सुरजेवाला को राजस्थान से राज्यसभा भेज दिया गया, कुमारी सैलजा को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उन्हें छत्तीसगढ़ की जिम्मेदारी दी गई प्रभारी के तौर पर, जहां अगले साल चुनाव होना है। लेकिन कहीं ना कहीं भूपेंद्र हुड्डा को फ्री हैंड दे दिया गया कि संगठन के नाते तो कम से कम खुला मैदान दे दिया गया कि हरियाणा में। देखिए ये तो ठीक है कि आपने सुरजेवाला को ठीक कर दिया और अब सैलजा जी को आपने ठीक एडजस्ट कर दिया। कार्यकर्ताओं को जिम्मेवारी देनी होती है, लेकिन जो छाया दिखाई देती है कि किसको ध्यान में रखकर कहा क्या किया जा रहा है, इससे आप किसी को अंदाजे को लकवा छुपा नहीं कर सकते। आप देखिए, जब एक राज्यसभा से एक व्यक्ति जाना है, हरियाणा से जाना है, और हरियाणा के एक व्यक्ति को आप राजस्थान गए हो, दिल्ली के व्यक्ति को आप हरियाणा लेके आ रहे हो, इसका मतलब क्या है? सब कुछ ठीक नहीं है ना। जो डर आपको सुरजेवाला को था, सुरजेवाले को लेकर था, वो डर तो आपका बना ही रहा और माकन जी राज्यसभा नहीं पूछ पाए। तो इसका मतलब क्या है कि आप एडजस्ट करने के लिए एडजस्ट करते हैं। लेकिन मैं एक बात मान के चलता हूं ज्योति जी, कि उस बात से राजकुमार जी और बाकी लोग भी सहमत होंगे। कांग्रेस में संगठन भाव जो है वो समाप्त हो गया। वो व्यक्ति के ओरे को देखकर चलाने वाले लोग हैं, और जब उसका ओरा खत्म हो जाता तो लोग भी खत्म हो जाते हैं। संगठन और राजनीति अलग अलग होती है। कांग्रेस में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो किसी के चले, और एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो किसी के साथ चले। ये एक समस्या होती है संगठनात्मक दृष्टि से लोगों को साथ लेकर चलना और किसी के साथ लेकर को किसी के पीछे होकर चलना। ये भाव कांग्रेस में ऊपर से नीचे तक नहीं है। ऊपर इनके पास कुछ है नहीं, इसलिए राहुल गांधी जी के प्रति इनका आग्रह रहता है कि उसके साथ एक होंगे, लेकिन उनके अंदर भी कोई योग्यता ऐसी नहीं है, कोई चमत्कारिक ऐसी चीज नहीं आई कि जिसके कारण से वो ये कह सके कि लोग उसके सामने। उसी की कमी के कारण से आप राजस्थान की स्थिति देखिए। जब अशोक गहलोत को राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए सारा देश, सारी पार्टी मान चुकी थी, उसके बाद कैसे उन्होंने ठेंगा दिखा दिया। तो आप देखेंगे ना कि एक संगठन का भाव होता तो क्यों नहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष की, जब एक बड़ी टीम जब ये तय करती है कि हमें राष्ट्रीय अध्यक्ष क्यों बनाना है, और वही व्यक्ति फेल हो जाता है। तो क्या मुख्य बात यह है कि संगठनात्मक भाव और संगठनात्मक विचार के लोगों का अभाव कांग्रेस में है। इसलिए चाहे शक्ति सिंह गाभिल आए या चाहे पहले और थे या इसके बाद और आ जाए, कम से कम एक तबका लेकर जाएंगे कि हम कांग्रेस के हरियाणा की इकाई से बड़े नहीं है। और इसीलिए जब देश के अंदर एकमात्र कहीं कोई व्यक्ति दिखाई देगा कांग्रेस में, तो वो एक अगर वो अकेला ही होगा, क्योंकि उसके साथ किसी के चलने का भाव स्वभाव उसका नहीं है। इसलिए आप किसी भी प्रकार के परिवर्तन से कोई बड़ा परिवर्तन और बड़ा परिणाम देखने की यदि किसी की इच्छा है कांग्रेस के नेतृत्व की या कांग्रेस के कार्यकर्ता की, तो कम से कम हरियाणा के अंदर निराशाजनक उनको निराशा ही हाथ लगेगी। वहां कोई रिजल्ट आपको मिलने वाला नहीं है, क्योंकि जब नेतृत्व कमजोर होता है तो वास्तव में बाकी लोग हैवी होते हैं। और आज कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व की जो स्थिति है, उससे सारी दुनिया, सारे लोग, सब राजनीतिक लोग हतप्रभ है कि किस प्रकार की राजनीति वो करना चाहते हैं, कैसे करना चाहते हैं। कार्यकर्ता उनकी नहीं मानते, नेता उनकी नहीं मानते, अपना विजन कुछ दे नहीं पाते, और उस विजन न देने के कारण से न जनता उसके साथ है और न कार्यकर्ता और नेता उसके साथ है। इसलिए यहाँ कोई बदलाव से कोई बड़ा परिवर्तन आ जाएगा, ऐसा घुट्टी पिलाने वाली बात जो चाहते हैं, ऐसी घुट्टी पीने वाले कांग्रेस के नेता कम से कम हरियाणा में नहीं है कि वो कोई विशेष प्रकार की गुजरात से घुट्टी लेकर आएंगे और यहाँ सबको पिलाएंगे और वो सब पीकर मस्त हो जाएंगे और संगठन का भाव आ जाएगा। हो सकता है कि शक्ति सिंह गोहिल में, जो भारतीय जनता पार्टी का शासित प्रदेश है पिछले 30-35 साल से, तो उनके अंदर वो संगठन देखते हैं। हमने भी गुजरात के अंदर काम किया है, देखते हैं संगठन का भाव कांग्रेस में वहां है, इसीलिए इतने साल विपक्ष होने के बावजूद भी रहते हैं, लेकिन हरियाणा में नहीं है।
और 8 साल से तो हरियाणा में भी हैं आप लोग, यहाँ भी सीख सकते थे सीखने को। नहीं, मैं 8 साल का और 25 साल का बड़ा अंतर होता है। अच्छा। उसके अंदर संभावनाएं और फिर निराशा सब चीजें रहती हैं। इसलिए यहाँ किसी भी प्रकार का परिवर्तन कांग्रेस कैसे भी करे, किसी भी प्रकार से करे, उसके अंदर कोई परिणाम आपको हमको दिखाई नहीं देगा। और हमारे लिए तो ठीक है, हम अभी सत्ता पक्ष के लोग हैं और भावी समय में भी सत्ता भारतीय जनता पार्टी को जनता सौंपेगी, ऐसा हमारा विश्वास है। रजवंत जी, अभी कांग्रेस के प्रवक्ता मोर साहब ये कह रहे थे कि आपकी तो एक परिवार की पार्टी है, आप लोग क्या सवाल उठाएंगे? कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है, इंटरनल डेमोक्रेसी इसमें है, वैचारिक मतभेद हो सकते हैं लेकिन मतभेद कम से कम नहीं होते। नहीं, पारिवारिक पार्टी का क्या मतलब है? क्या उसमें दो ही व्यक्ति हैं? ये पारिवारिक पार्टी हरियाणा में अगर जब इतने लंबे समय तक शासन किया है तो अगर वो परिवार के दम पे थोड़ी कर रहे हैं, वो तो उनके साथ कार्यकर्ता भी जुड़े हैं, नेता भी जुड़े हैं, आम जनता जुड़ी है, तभी तो वो सत्ता में आए थे। अगर इसको ऐसा कहा जाएगा तो फिर ऐसी कौन सी पार्टी है? अगर हम इसके बारे में तो हम कांग्रेस के बारे में भी कह सकते हैं कि वो भी एक पारिवारिक पार्टी है। किसी भी कोई भी पार्टी जब बनती है तो वो अकेले एक परिवार से नहीं बनती, उसमें कार्यकर्ता जुड़ते हैं, नेता जुड़ते हैं, तब बनती है। आज मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से कांग्रेस के ये नेता बात कर रहे हैं, राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा करके एक तरफ जहां पर अपने आप को सिद्ध करने का काम किया है, मैं इस चीज के लिए राहुल जी का बड़ा वो मानता हूं कि उन्होंने इतना लंबा सफर तय किया है और पार्टी को जोड़ने के लिए उन्होंने किया है। लेकिन उससे अगर उनके नेता, अगर स्टेट लेवल की बात करें तो जो क्षेत्रीय नेता हैं उनके, अगर वो उनसे कहीं सीख लेते तो कहीं ना कहीं पार्टी भी मजबूत होती और जो भारतीय जनता पार्टी को आज जो कटघरे में खड़े करने वाले अगर कोई थे तो वो कांग्रेस के नेता थे। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी हावी सिर्फ इसी वजह से हो रही है क्योंकि उनको पता है कि हमें कोई कुछ कहने वाला, कोई करने वाला, कोई सुनने वाला है नहीं। और कुछ कहे तो कांग्रेस अगर विपक्ष में है तो विपक्ष की जो जिम्मेदारी, चाहे सेंटर की बात करें चाहे स्टेट की बात करें, नहीं निभा पा रहे थे। अब ये भारत जोड़ो यात्रा करके राहुल गांधी ने निश्चित तौर पर अपना कद जरूर बढ़ाया है। लोगों में जो जिन स्टेट्स में होके आई है वहां पर लोगों में ये जरूर दिखाया है कि राहुल गांधी कुछ करने की क्षमता रखते हैं। लेकिन अब ये हरियाणा के लोग, मुझे नहीं लगता कि अभी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा में यात्रा आएगी तो यहाँ पर क्या कुछ होगा, इस चीज से तो मुझे नहीं पता क्योंकि वो आने वाला समय बताएगा। लेकिन ये जरूर है, अगर राहुल गांधी जी कुछ करते तो अगर यहाँ के उनके नेता कुछ करते तो शायद निश्चित तौर पर कांग्रेस मजबूत भी होती और भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं ऐसा भी महसूस होता कि अब हमारा कोई एक रिलीवर अगर कह दे, या ये कह सकते हैं कि एक ऐसा विपक्ष, मजबूत विपक्ष अगर हो गया तो ये भी कुछ काम जरूर करते। लेकिन आज ये फ्री हैंड काम इसी वजह से कर रहे हैं कि मजबूत विपक्ष नहीं है। जी राजकुमार जी, इतना तो देखिए साफ है कि अगर शक्ति सिंह गोहिल, ठीक है थोड़ा इंतजार करना होगा, अगर भूपेंद्र हुड्डा के साथ मिलकर चलते हैं तो दूसरे नेताओं की बयानबाजी आनी शुरू हो जाएगी, या किसी दूसरे कद्दावर नेता के साथ चलते हैं तो भूपेंद्र हुड्डा गुट के हुड्डा साहब नहीं बोलेंगे, वो किसी का नाम नहीं लेंगे, इतना स्पष्ट है। लेकिन उनके साथ रहने वाले कुछ विधायक हैं या कुछ पूर्व मंत्री हैं वो उनको टारगेट करते रहेंगे। देखिए, अतीत का जो अनुभव है वो तो वही बताता जो आप कह रही हैं। लेकिन मेरा मानना यह है कि नए अध्यक्ष के चुनाव के बाद, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा समाप्त हो जाने के बाद, कांग्रेस किसी कीमत पर छत्रपों की एक सीमा से ज्यादा नहीं सुनेगी। जी। 2-3 उदाहरण हमारे सामने, अशोक गहलोत वाला उदाहरण हो या हरियाणा में भूपेंद्र हुड्डा का उदाहरण हो या बाकी राज्यों में, ये बड़े नेता हैं, इनके बिना इनके राज्य में कांग्रेस की कल्पना नहीं की जा सकती। और ये बड़े नेता इसलिए ज्यादा महसूस हो रहे हैं कि आला कमान का प्रभाव कम हुआ, वोट खींचने की जो कस्माई शक्ति है वो कम हुई है। लेकिन कोई भी पार्टी कमजोर आला कमान के सहारे नहीं चल सकती, ये एहसास कांग्रेस को हो रहा है। मेरा मानना यह कि कांग्रेस जितना कमजोर हो चुकी है उससे ज्यादा कमजोर क्या हो। गुजरात में साफ नजर आ रहा है कि शक्ति सिंह गोहिल को अगर हरियाणा प्रभारी बनाया जा रहा है, कांग्रेस ने मान लिया कि गुजरात में तो बनना है नहीं, हिमाचल में जरूर फाइट में है, राजस्थान में तो छत्तीसगढ़ में क्या होगा अगले साल पता चल जाएगा। तो कांग्रेस और लगता है कि शायद अपने पुनर्गठन की प्रक्रिया का जोखिम उठाना चाहेगी और छत्रपों को साथ तो लेगी लेकिन उनकी शर्तों पर नहीं लेगी, उनकी मनमानी पर नहीं लेगी। इसलिए शक्ति सिंह गोहिल हुड्डा साहब के साथ रहेंगे, उनकी सुनेंगे भी, उनके साथ चलेंगे भी, लेकिन उनके साथ चलने के लिए बाकी लोगों को दरकिनार करेंगे, इसमें मुझे संदेह है। कोई भी प्रभारी सफल नहीं होगा। जैसा आपने भी कहा, हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि अतीत में जितने प्रभारी बने सब असफल रहे,
तो शक्ति सिंह गोयल असफल क्यों होना चाहिए? उनको प्रभारी आला कमान ने बनाया, उनकी जवाबदेही आला कमान के प्रति है, तो वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे, प्यार से, तकरार से, जैसे होगा सभी नेताओं को यथा संभव यथाशक्ति साथ में। नहीं देखिए, नाकाम तो विवेक बंसल भी नहीं होना चाहते थे, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं गुटबाजी का शिकार हो गए। कुमारी सैलजा के करीबी के तौर पर नजर आए या किरण के पक्ष में भी बहुत बार खड़े नजर आए। आप बिल्कुल सही कह सकते हैं, बात सही है। उसकी वजह फिर वही है कि विवेक बंसल भी ये समझते थे कि ये लोग आला कमान के ज्यादा नजदीक, ये नहीं कह नजदीक नहीं है, लेकिन चाहे सैलजा हो, चाहे रणदीप सुरजेवाला हो, चाहे किरण चौधरी हो, इन लोगों के बारे में माना जाता है कि 10 जनपद में इनकी सीधी एक्सेस है जी। तो कहीं ना कहीं विवेक बंसल एक तरफा हो गए, जबकि जरूरत इस बात की थी कि जिस नेता की जितनी शक्ति है हरियाणा में, जितना जनाधार है, उसके हिसाब से उनको यथोचित एडजस्ट किया जाए संगठन में भी और बाकी कार्यक्रम। बिल्कुल। तो प्रभारी जब गुटबाजी में लिप्त हो जाएगा या किसी गुट के साथ खड़ा हो जाएगा तो वो अपना नैतिक अधिकार खो देता है समन्वय का और सबको साथ लेकर चल जाएगा। मुझे नहीं लगता कि शक्ति सिंह गोयल वो गलती करेंगे। बिल्कुल। चलिए मोर साहब, देखिए कुमारी सैलजा की बात करें, बेहद सुलझी हुई नेता के, गांधी परिवार की करीबी के साथ साथ बहुत लॉयल भी मानी जाती है और बहुत कम, मुझे कम से कम याद नहीं है कि खुलकर कभी पार्टी के फैसलों पर सवाल भी खड़े किए हों। लेकिन आदमपुर बाई इलेक्शन के बाद वो भी खुलकर बोलने लगी थी कि ये संदेश नहीं जाना चाहिए कि किसी जाति की या किसी एक परिवार की पार्टी है कांग्रेस, 36 बिरादरी की पार्टी है, या आदमपुर में निराशाजनक प्रदर्शन हुआ के पार्टी प्रदेश अध्यक्ष कहने लगी थी कि उनको भी बुलाया गया था, वो प्रचार के लिए नहीं आई। तो मेरा सवाल ये कि अब उन्हें छत्तीसगढ़ में जिम्मेदारी दिए जाने के बाद भी कहीं ना कहीं हुड्डा कीमा भी राहत की सांस तो लेगा। ऐसा नहीं है कि वो भारत जोड़ो यात्रा में उस वक्त महाराष्ट्र के को देख रहे थे, आप उसको सैलजा जी नहीं आ पाए। नहीं वो साहब, ये इस पर तो कोई इफेंट बट है ही नहीं। जब आपके पार्टी प्रदेश अध्यक्ष उदय भान और जेपी नहीं, मैं बिल्कुल तोड़ मरोड़ कर पेश नहीं कर रही हूँ। जब मैं डिबेट के पैनल पर कुछ भी कह रही हूँ उसे दावे और यकीन के साथ, तथ्यों के साथ कह रही हूँ। जेपी और उदय भान चंडीगढ़ में प्रेस वार्ता कर मुझे दिए गए इंटरव्यू में उदय भान ये कह चुके हैं कि कुमारी सैलजा को भी हमने बुलाया था, किरण को भी हमने बुलाया था। अब आप उस पर सफाई पेश ना करें, वो तो साफ हो चुका है, वो तो पार्टी प्रदेश अध्यक्ष सवाल खड़े कर चुके हैं। खुद आके कहा है कि मैं महाराष्ट्र में बिजी थी, मैं नहीं आ पाई, मैं महाराष्ट्र में यात्रा में बिजी थे। नहीं, वो वहां सवाल उठ चुके हैं, वो पार्टी, आपके पार्टी उम्मीदवार ही कह चुके हैं कि बुलाने पर भी नहीं आए। आपको भी जानकारी है, शायद आप यूं डिफेंड कर रहे हैं, आपको जानकारी है इस बात की। पार्टी के उम्मीदवार ने ज्योति जी ये कहा कि हमने बुलाया था, ऐसा नहीं है कि हमने अपने नेताओं को नहीं बुलाया था, उनके समय की मजबूरियां रही है, समय का ऐसा रहा है, रणदीप भी नहीं आ पाए, भारत जोड़ो यात्रा में बिजी थे सभी लोग, ठीक है, और उसके बावजूद भी कांग्रेस पार्टी ने वहां पे इतना बेहतर प्रदर्शन किया है, ये सबके सामने है। और उदय भान जी ने जो सबको साथ, मेरा सवाल ये है, आप सवाल से इधर उधर मत जाइए आप, मेरा सवाल ये है कि अब तो कुमारी सैलजा और भूपेंद्र हुड्डा गुट के बीच में भी बयानबाजी कहीं ना कहीं होने लगी थी, जो पहले नहीं होती थी, जो पहले नहीं होती थी। किसी प्रकार की कोई गुटबाजी नहीं है, ये मीडिया जो है ये फैलाता नहीं, मीडिया नहीं फैलाता। ये सबसे आसान कांग्रेस के लिए ये है कि आप मीडिया पर सवाल खड़े कर दें। आपके नेता प्रेस वार्ता करते हैं, आपके नेता आरोप लगा देते हैं, बार पलटवार चलता है, मीडिया क्या करे फिर? आप लोगों की खबरें ना दिखाए, मीडिया क्या करे? कांग्रेस की खबरें ना दिखाए, फिर आपके नेताओं के बयान ना दिखाए, आपके नेताओं की प्रेस वार्ता ना दिखाए। मीडिया बयान खुद देते हैं, उसके बाद कहते हैं कि मीडिया तोड़ मरोड़ कर पेश करता है। आप सब जानते हैं, आप सब जान चुके हैं, इस पर हम बहुत बार बातें कर चुके हैं, प्रेस वार्ता भी चंडीगढ़ में हो चुकी है, मैंने खुद इंटरव्यू लिया कि उसमें भी उदय भान कह चुके हैं। आप सवाल के उत्तर पर नहीं आएंगे? बिल्कुल, इसमें कोई वो नहीं है कि जो है वो पहले ही करे। शक्ति सिंह गोयल जो है वो कद्दावर नेता है, वरिष्ठ नेता है और अनुभवी नेता है, उनको फायदा मिलेगा हरियाणा को, इसमें क्या, इसमें कोई वो नहीं है। और विवेक बंसल जी को लगा केंद्रीय नेतृत्व को कि इनको बदलना है तो शक्ति गोयल जी को लगा दिया। वो छत्तीसगढ़ में भी परिवर्तन हुआ और राजस्थान में भी परिवर्तन हुआ है और भारतीय जनता पार्टी में उनका भी प्रभारी का परिवर्तन हुआ है। प्रभारी आते रहते हैं, केंद्रीय नेतृत्व को जो ये लगता है कि ये व्यक्ति वहां पे, इस व्यक्ति की सेवाएं कहाँ पे लेनी, ये केंद्रीय नेतृत्व को देखना है। अब कुमारी सैलजा जी की जब छत्तीसगढ़ में चुनाव आने, कुमारी सैलजा जी कद्दावर नेता है, हमारी वरिष्ठ नेता है, उनकी सेवाओं की छत्तीसगढ़ में जरूरत थी तो उनकी सेवाएं छत्तीसगढ़ में ये तो पार्टी के हाईकमान को तय करना है। एक बात
और जो ये कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के सत्यावास जी कह रहे हैं किसी प्रकार की संगठनात्मक रूप से मुझे तो लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव करवाए हैं। भारतीय जनता पार्टी तो कभी चुनाव नहीं होते, थोपे जाते हैं अध्यक्ष, नहीं पता हो तो। कांग्रेस में लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव करवाते हैं। डेलीगेट्स ने चुना है मल्लिकार्जुन खड़गे जी को, ठीक है, 2 उम्मीदवार थे। आपने अगर आप संगठनात्मक रूप से बात करें तो संगठनात्मक रूप से 2 व्यक्तियों को छोड़कर अमित शाह और नरेंद्र मोदी के सिवा तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर बचा ही कुछ नहीं है। पूरा कहीं न कहीं जो जितने वरिष्ठ नेता थे या जितने भी जो लोग थे, यशवंत सिन्हा जी जैसे लोगों को पार्टी को छोड़ना पड़ा, वो भारतीय जनता पार्टी से निकले हुए लोग भी तो थे। जसवंत सिंह आज नहीं है, लेकिन जसवंत सिंह जी जब पार्टी थे उन लोगों की क्या हुई? सोमपाल शास्त्री जी जैसे कद्दावर नेता थे जो, उनका क्या कहाँ है वो लोग आज? तो ये दूसरी पार्टी पर आरोप लगाना आसान लगता है, ठीक है। तो ये हम तो पूर्ण रूप से लोकतांत्रिक उसमें व्यवस्था में विश्वास करते हैं। हमने राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव प्रक्रिया के तहत करने का दिखाया है। पूरे संगठन ने राहुल जी को कहा, राहुल जी ने कहा कि मैं कांग्रेस को मजबूत करने निकल रहा हूँ और वो पूरे भारत को मजबूत करने के लिए राजनीतिक उसमें जो है जन तक जा रहे हैं। और जो ये कह रहे हैं कि इन लोग प्रवक्ता कह रहे हैं कांग्रेस की आवाज नहीं उठाई, दीपेंद्र हुड्डा जी के भाषण है, दीपेंद्र हुड्डा जी की डिबेट है पूरी की पूरी किसान आंदोलन के दौरान विधानसभा में हमारे जितने भी एमएलए है उनके जन सरोकार के मुद्दों के उस पर बोलने की सारी चीजें है। हमारे नेता प्रतिपक्ष जो है वो एकमात्र ऐसे थे जिन्होंने हड़ताल खुदवाई है किसानों के पक्ष में। आड़तियों को मनाया है, सरकार तो आड़तियों को मना भी नहीं पाई थी जब आड़तियों की हड़ताल शुरू थी। आपको कभी ऐसा लगता है कि किसी नेता का इतना प्रभाव हो कि कोई हड़ताल कर रहा हो और उनको किसानों को इसमें मनाया जाए? अगर विपक्ष की भूमिका कांग्रेस ने निभाई तो बैसाखियों पर चलने वाली सरकार जो है, जो गठजोड़ में एनएसी गठजोड़ में चुनाव के बाद जो गठजोड़ किया है उसके बाद सरकार बना के आई है, वो ये बात कह रहे हैं। जदयू और ये तो किस प्रकार से एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ के आए थे। चलिए अभी शास्त्री जी, हाँ राजनीति में ये होता है कि कई बार किसी सरकार शास्त्री जी अभी देखिए, अभी जब बात होती है कि क्या ट्यूनिंग रहेगी, क्या बन पाएगी, कदम ताल मिला पाएंगे, क्या गुटबाजी से ऊपर उठ पाएगी पार्टी, तो मोर साहब को या कांग्रेस के किसी भी प्रवक्ता को लगता है कि ये केवल मीडिया की स्क्रिप्ट है या मीडिया तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहा है, जबकि बयान तो सबके सामने है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन बीजेपी पर भी सवाल ये उठाते हैं कि हमने तो जो लोकतांत्रिक ढंग से अध्यक्ष बनाया है, या हम प्रभारी बदलते हैं तो बीजेपी भी बदलती रही है। अगर हमारी पार्टी में बयानबाजी होती है तो रोहतक का एग्जाम्पल ही देते नजर आए कि रोहतक में भी इनके नेता या कहीं भी इनके नेता भी तो बयानबाजी करते हैं। फिर बीजेपी और कांग्रेस में अलग क्या है गुटबाजी के लिहाज से? देखिए ज्योति जी, मैं पहले भी जोगिंदर मोर जी की बात का उत्तर देना चाह रहा था, लेकिन पहले आपने पूरा समय दिया उनको। जोगिंदर मोर जी की भी वही मजबूरी है जो आदमपुर में चुनाव प्रचार के लिए सुरजेवाला जी, शैलजा जी और कर्ण चौधरी की मजबूरी थी। तो यहाँ चैनल पर जोगिंदर मोर जी की मजबूरी है और वही मजबूरी है। भाई आप कह रहे हो कि वो भारत जोड़ो यात्रा में व्यस्त थे, तो ये सूचना क्या उदय भान जी को नहीं थी? बिल्कुल। उदय भान जी ने या प्रत्याशी ने क्यों नहीं कहा कि हमने उनको बुलाया था, वो आए नहीं? उनको ये कहना चाहिए था कि वो संगठनात्मक काम में कहीं दूसरी जगह व्यस्त है। तो आप अपनी बात को स्पष्ट नहीं कह पाते और मीडिया के ऊपर आप लांछन लगाते हो। तो जोगिंदर मोर जी, हम और आप तो प्रवक्ता है, रोज यहीं बैठना है, हमें संयम से काम लेना चाहिए, मीडिया के ऊपर नहीं, अपने नेताओं के बयान के ऊपर अपने को ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल। दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा था कि जिस प्रकार से आप भारतीय जनता पार्टी की रचना पर प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं, मैं पूछना चाहता हूं, जोगिंदर मोर जी, हो सकता है कि उसके वोटर हो ना हो, लेकिन के यार दोस्त मित्र होंगे कांग्रेस में, तो उदय भान जी को वोट करते समय कितने लोगों ने वोट डाला था? उससे पहले शैलजा जी को अध्यक्ष बनाते समय कितने लोगों ने वोट डाला था? उससे पहले जब हम अशोक तंवर की बात करेंगे तो उनको वोट किसने डाला था? ये पार्टी अध्यक्ष जरा की एक बात कर हाथ रहे हैं, किसी का वर्णन बताइए ना। आप या तो ज्योति जी सुनिए, ज्योति जी सुनिए, जोगिंदर जी सुनिए, एक बार तसल्ली से बात करेंगे, समय अपने पास। अध्यक्ष जो है वो भारतीय जनता पार्टी में बूथ से लेकर राष्ट्रीय तक है, हर रचना के ऊपर अध्यक्ष है और अध्यक्ष का चुनाव होता है
और चुनाव जुत्तम पजोर से हो यही चुनाव नहीं होता, आपसी सहमति से भी चुनाव होता। ये भारतीय जनता पार्टी सिखाती है कि अध्यक्ष का चुनाव में जुत्तम पजोर हो और इधर से उधर आरोप प्रत्यारोप हो तो ही चुनाव मानोगे। साधारण ढंग से और निर्विवाद रूप से चुनाव हो जाए उसको चुनाव नहीं मानोगे आप। तो मैं पूछ रहा हूं, राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात करें तो राहुल जी को बनाया था जो कितने वोट पड़े थे, सोनिया जी को बनाया था जब कितने वोट पड़े थे, जरा एक बार बता देना कि वो सूची कौन सी थी, उसमें कितने प्रतिशत मतदान हुआ, कितने लोग आए, कितने लोग नहीं, एक बार जरा बताइए तो सही ना। अरे सुनो तो भाई, सुनो तो जोगेंद्र जी सुनो, अरे जोगेंद्र जी सुनो, क्या अब मैं दूसरी बात पूछ रहा हूं कि जब आपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से पहले प्रदेश अध्यक्ष बना लिया, आपने वोटिंग करवाई, तो क्या प्रदेश अध्यक्ष के अंदर फिर दोबारा वोटिंग होगी? नॉमिनेट होगा कि इलेक्ट्रिक होगा कि सिलेक्ट होगा, बताइए जरा आप। और उदय भान जी इलेक्ट्रिक है कि सिलेक्टेड है वो बताइए आप। हम आपकी प्रक्रिया के अंदर आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी की प्रक्रिया एक साथ शुरू होती है और उसकी सारी रचना राष्ट्रीय अध्यक्ष तक जाती है और उसके बाद फिर वापिस आती है। ये आप भारतीय जनता पार्टी के ऊपर किसी भी व्यक्ति के कारण से किसी व्यक्ति को बदला जाना और किसी व्यक्ति के कारण से किसी व्यक्ति को लेख कराना, ये भारतीय जनता पार्टी नहीं है। और रजवंत जी की बात का भी मैं एक उत्तर दे दूं ज्योति जी, उन्होंने कहा था कि कोई न कोई एक परिवार पार्टी को खड़ा करता है। रजवंत जी थोड़ा अध्ययन कीजिए, आप इस विषय को लेकर बहुत बार आते हैं और आना भी होगा। भारतीय जनता पार्टी से पूर्व जनसंघ और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी, दोनों का इतिहास देखिए आप। किस व्यक्ति ने शुरू की, कब की और कैसे की, उसके प्रारंभिक संस्थापक लोग कौन कौन थे? वो एक जाति से थे क्या, एक परिवार से थे क्या, एक क्षेत्र से थे क्या? वो केवल एक विचारधारा से थे। देश के हर कोने से व्यक्ति थे। पहले 10 व्यक्तियों का यदि आप अध्ययन करेंगे, उनके वर्किंग का, उनका अध्ययन करेंगे, उनकी पृष्ठभूमि का, तो आपका पता चलेगा वो 10 लोग 10 परिवार के थे। और उन्हीं 10 लाख से 10 करोड़ तक ये भारतीय जनता पार्टी पहुंची है। एक परिवार होता तो वही हाल जो बाकी संगठनों का हो रहा भारतीय जनता पार्टी का होता। भारतीय जनता पार्टी के अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष के बारे में आज अभी ठीक है, अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होंगे इसको लेकर कोई जानकारी नहीं होती है, ये आप लोग अक्सर कहते हैं। रजवंत जी देखिए, जब आप कांग्रेस की बात करते हैं, चूंकि हुड्डा साहब को लेकर भी आपने पिछले जवाब में बात की, अधिकतर विधायक उनके साथ हैं, नेता प्रतिपक्ष वो हैं, विधायक दल के नेता के, पार्टी प्रदेश अध्यक्ष उन्हीं के खेमे से आते हैं, 4 कार्यकारी में से एक कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष उनके खेमे से आते हैं। हरियाणा कांग्रेस की एकमात्र राज्यसभा सीट है जिसमें उनके बेटे ही राज्यसभा गए हैं, यानी दीपेंद्र हुड्डा की सांसद के। तो इतना तो स्पष्ट है कि सबसे बड़े नेता के तौर पर तो जगह कांग्रेस में तो कम से कम बना चुके हैं। देखिए ज्योति जी, ये चीज हम बिल्कुल बार बार यही तो कह रहे हैं कि आज जो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बारे में जो बात आई थी वो यही तो कह रहे हैं कि हुड्डा का मतलब आज कांग्रेस हो गया ना। एक समय था जब कांग्रेस पार्टी होती थी, लेकिन आज कांग्रेस पार्टी खत्म हो गई और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा बकाया रह गए। अगर आज बात करें जैसे कुलदीप बिश्नोई जी होते थे, वो आज भारतीय जनता पार्टी छोड़ के उनका एक अपना कद होता था, एक अपना हिसाब होता था। आज अशोक तंवर की बात करें, वो भी पार्टी को छोड़ के चले गए। अगर सुरजेवाला जी, उनका एक इलाके में प्रभाव होता था। आज जो कांग्रेस के जो कद्दावर नेता थे, आज कहीं ना कहीं उनको साइडलाइन करने का काम किया है और उसको पार्टी का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बना है तो उन्होंने पार्टी को कहीं ना कहीं एकजुट करने का काम किया था और शायद इसी सोची समझी चाल के तहत उन्होंने ये प्रभारी नियुक्त किए हैं कि जैसे कि हमारे ये विश्लेषक बैठे हैं, वो इन्होंने यही तो कहा है ना कि वो इनको भी दरकिनार नहीं करना चाहते, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी नहीं करना चाहते। लेकिन मेरी चीज एक समझ में नहीं आ रही कि जब इतने बड़े नेता होने के बावजूद जब कांग्रेस पार्टी नहीं आई, तो आज चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब अपने आप को अकेला समझ रहे हैं, सर्वे सर्वा समझ रहे हैं, तो क्या कांग्रेस पार्टी हरियाणा में आ पाएगी? मुझे नहीं लगता कि हरियाणा में वो पार्टी आ पाएगी। ये केवल अपने आप को सीमित करने में, अपने परिवार को सेटल करने में, जो अपने बेटे को सेटल करने में रह सकते हैं। इसके अलावा इनका और कुछ भी नहीं होना। हाँ, मैं उम्मीद करता हूं जो नए प्रभारी बने हैं वो कुछ अच्छा कर दे, लेकिन उम्मीद से अभी केवल और केवल एक ऐसी उम्मीद कर सकते हैं जो आज आगे भविष्य में उसका नजारा। चलिए अभी राजकुमार जी देखिए, कुछ राजकुमार जी कुछ नेताओं का कुछ नेताओं का नाम लिया कि अशोक तंवर की बात करें, ठीक है, जब राहुल गांधी के करीबी माने जाते थे, सिरसा लोकसभा सीट जीती, लेकिन उसके बाद ही अपनी सीट भी नहीं बचा पाए थे। सुरजेवाला की बात करते हैं, जींद बाई इलेक्शन, उसके बाद कैथल विधानसभा चुनाव भी हारे, 6 महीने के अंदर 2 चुनाव हारे।
कुमारी शैलजा को लेकर भी अंदर खाते ही बात होती है कि जब 2019 के चुनाव में इनके हिसाब से जो टिकट दी गई वहां बहुत ज्यादा लोग जीतकर नहीं आए, तो क्या हुड्डा के साथ इनकी तुलना संभव है? और जो नए प्रभारी आए हैं क्या वो ये अफोर्ड कर पाएंगे कि इनके खिलाफ जाएं? तो बहुत संभव ही है कि इनके साथ कदम मिलाकर चलें वो। ज्योति जी, मैंने पहले भी एक दो बार कहा है, इसमें कोई बहस नहीं हो सकती कि हरियाणा कांग्रेस में भूपेंद्र सिंह हुड्डा सबसे बड़े जनाधार वाले नेता हैं, लेकिन वो जनाधार इतना नहीं है कि अकेले एकदम हरियाणा में कांग्रेस को सत्ता की दहलीज तक ले जा सके। बिल्कुल, वो तभी संभव होगा जब 2005 की तरह तमाम नेता, किसी का जनाधार एक जिले में हो सकता है, किसी का 2 जिले में हो सकता है, किसी का 3 विधानसभा सीटों पर हो सकता है, मिलकर काम करो, तब वो एक बड़ा जनाधार बनता है, कांग्रेस सत्ता में वापसी की पार्टी बन सकती है। अभी भाजपा प्रवक्ता शास्त्री जी कह रहे थे बात को राजनीतिक विरोध के चलते दरकिनार नहीं करना चाहिए, उन्होंने बहुत सही बात कही है। कांग्रेस का एक बड़ा संकट ये भी है कि नेताओं की महत्वाकांक्षाएं पार्टी के हितों से बड़ी हो गई। बिल्कुल, जो कार्यकर्ताओं की निष्ठा है वो संगठन के बजाय नेताओं के प्रति है। भाजपा में कांग्रेस में एक बड़ा फर्क है। जब हम बात करते हैं कि 1984 में भाजपा की 2 सीटें थी तो कांग्रेस की 413 सीटें थी लोकसभा की, वो 413 से 44 और 52 पे आ गए, भाजपा 282 और 303 पर पहुंच गए। ये फर्क वही है, जब आपके लिए पार्टी बड़ी होगी, अपनी महत्वाकांक्षा से पार्टी का भविष्य बड़ा होगा, विचार की यात्रा बड़ी होगी, तब आपकी पार्टी बड़ी होगी और आप भी बड़े बनोगे। नेता का विकास पार्टी का होता है, नेता के साथ पार्टी का विकास नहीं होता। तो एक बड़ा फर्क है। चाहे भाजपा से राजनीतिक विरोध हो सकता है, लेकिन कांग्रेस को या बाकी दलों को यह जरूर समझना होगा कि संगठन बनता कैसे है, बढ़ता कैसे है और मजबूत कैसे होता है। बिल्कुल, ये बड़ा फर्क है जो जब तक नहीं समझेंगे तब तक किंतु परंतु करते रहेंगे। इसके लिए आपको गुटबाजी से उभरना होगा, निजी महत्वाकांक्षाओं से उभरना होगा। वो संकीर्ण सोच है कि मैं नहीं तो कोई नहीं, उससे उभरना। कांग्रेस रहेगी, सारे नेताओं का भविष्य सुरक्षित रहेगा। बिल्कुल, सबको एक साथ चलना होगा, ये पार्टी संगठन के लिए बहुत जरूरी है। मोर्चा साहब, अभी चूंकि राहुल गांधी भी 3 दिन के लिए हरियाणा आएंगे अपनी भारत जोड़ो यात्रा लेकर, कल उसे लेकर चंडीगढ़ में बैठक भी कांग्रेस की होनी है, तो वहां भी ये देखना होगा किस तरह का शक्ति प्रदर्शन किया जाता है। कम से कम राहुल गांधी जब आए तब तो उम्मीद की जा सकती है कि हरियाणा कांग्रेस एकजुट नजर आएगी, क्योंकि राहुल गांधी के सामने तो सभी विधायक या उनके साथ उनकी यात्रा में चलना चाहेंगे सभी नेता हरियाणा के। देखिए ज्योति, वैसे भी जब एक बार विचारित मतभेद होना अलग बात है, लेकिन जो फैसले होते हैं पूरे के पूरे जो फैसले लिए जाते हैं उसके बाद कोई किसी प्रकार को गुटबाजी नहीं होती, फैसलों में सबको सब शामिल रहते हैं। और राहुल जी की यात्रा के बारे में कल मीटिंग बुलाई गई और मीटिंग के बाद आप देखेंगे कि जो स्वागत मतलब राहुल जी का पूरे हरियाणा में होगा वो पूरे देश में कहीं भी नहीं होगा। लाखों लोग जो हरियाणा के हैं वो मतलब उनके साथ यात्रा में होंगे, आप देखेंगे। तो कांग्रेस है वो, देखो राजनीति में चुनाव हारना और जितना ये चलते रहते हैं, तो ऐसा नहीं होता कि प्रधानमंत्री सत्ता में रहा है। ये लोगों की भी कई बार जब लंबी राजनीतिक पारी हो जाती है तो लोगों को लगता है कि दूसरे दिन जो है वो खड़े उतरेंगे, लेकिन कांग्रेस की पार्टी जो है वो हरियाणा में मजबूत है। भारतीय जनता पार्टी जो 75 पार का नारा देती थी उसकी क्या हालत है ये आपको पता चल गया होगा। तो वो अगर मान लो इस प्रकार का हाइट ना बनाती, जनता में किसी प्रकार की सोसाइटी की चीजें नहीं होती, तो ये बहुत ज्यादा फर्क रहने वाला नहीं था। और कांग्रेस पार्टी बिल्कुल मजबूती से अपने उस पे है काम कर रही है और अपनी मजबूती से आगे बढ़ेगी। और राहुल जी की यात्रा पे कल जो किस प्रकार से क्या हरियाणा में जो कार्यक्रम होगा उस पर जो मंथन होगा। देखिए ज्योति जी, मैं समझता हूँ कि जिस प्रकार की ताकत जोगिंदर मौर्य जी कह रहे हैं यार, उस ताकत से लग रहे, जिस प्रकार की ताकत का प्रयोग जोगिंदर मौर्य जी कह रहे हैं, मैं समझता हूं कि वो ताकत लगाई जाए और इसी प्रकार की ताकत लगती रहेगी तो कांग्रेस का भी भला होगा और भारतीय जनता का भी होगा। भारतीय जनता पार्टी शासन सत्ता में आती रहेगी और इस देश की जनता का भला हो जाएगा। और दूसरे प्रकार की ताकत लगाने की आवश्यकता नहीं और सीख भी नहीं है। इसलिए निश्चित रूप से आज के इस कैलकुलेशन के अंदर मैं कह सकता हूं कि कांग्रेस के पास दूसरा कोई विकल्प अब है नहीं कि वो अपने आप को महात्मा गांधी जी के उन बातों से अपने आप को जोड़ ले जो देश की आजादी के बाद कांग्रेस को समाप्त करके एक नया राजनीतिक दल गठन करना चाहते थे। अब कांग्रेस की स्थिति तक आ गई है, वो देर सवेर माने ना माने, उसके मानने के बाद ही कुछ देश के अंदर
नया परिवर्तन की संभावना हो सकती है। चलिए देखते हैं, लेकिन इस परिवर्तन से क्या परिवर्तन आएंगे ये भी देखना होगा। बहुत शुक्रिया सभी का, आप लोगों ने वक्त दिया इस चर्चा में जुड़े। तो देखिए, बदलाव तो किए गए हैं, संगठनात्मक तौर पर ये परिवर्तन जो किए गए हैं, क्या उनसे कोई मजबूती मिलेगी? शक्ति सिंह के आने से क्या कांग्रेस के तमाम नेता एकजुट होकर चल पाएंगे, जो कि सालों से कम नहीं हो पाया है? क्या हरियाणा कांग्रेस को शक्ति मिलेगी या फिर नहीं, इसे लेकर चर्चा की। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।